हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीसीसी पी पर। आज हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे। इससे पहले हम लोग बायोलॉजी के अंतर्गत एक टॉपिक देख चुके हैं, लाइफ प्रोसेस पे हम 100 से प्लस ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं, एमसीक्यू टाइप से क्वेश्चन, जो कि सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। आज हम लोग एक नया टॉपिक पर बात करेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पे, जो कि बायोलॉजी के अंतर्गत दूसरा चैप्टर है। ये यहाँ से सभी प्रकार के एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं, और डीएलएड एंट्रेंस हो, बीएड एंट्रेंस हो, एएनएम, जीएनएम, आईटीआई, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस हो, या बीपीएससी या एसएससी या पुलिस या अन्य कई प्रतियोगिताएं परीक्षाएं में यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए और उस टोटल ध्यानपूर्वक देख लीजिए, और सभी प्रकार के एग्जामों में आपको यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एक नर हार्मोन है। क्या है प्रश्न? एक नर हार्मोन है। नर हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, टेस्टोस्टेरोन। क्या है हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। इनका काम क्या है नर हार्मोन में? नर हार्मोन यानी पुरुष का हार्मोन है, ये केवल पुरुष में ही हार्मोन पाया जाता है। इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काम होता है पुरुषों में स्पर्म बनाने का ये कार्य करता है। ऑप्शन नंबर जो कि डी है राइट आंसर इनका। एक नर हार्मोन पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है? एक नर हार्मोन है, तो कौन सा नर हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है सिर्फ पुरुष में ही पाया जाता है, इसीलिए इनको बोला जाता है कि एक नर हार्मोन है। इनका काम होता है पुरुषों में स्पर्म बनाने का काम करता है ये हार्मोन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रजनन के लिए, यानी शुक्राणु बनाने का ये कार्य करता है। अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, फूल में नर प्रजनन अंग होता है। फूल में नर प्रजनन अंग होता है, तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुंकेसर। पुंकेसर को हम लोग क्या बोलते हैं? पुरुष अंग, मतलब नर का प्रजनन अंग है, तो क्या होता है? पुंकेसर। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों में है? कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों है, तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, अग्न्याशय। ऑप्शन नंबर डी क्या है? अग्न्याशय। अगला प्रश्न है हमारा, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? देखेंगे, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, इनमें से सभी। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर होगा, जो कि हमारे मस्तिष्क को एवं शरीर की स्थिति एवं संतुलन बनाने का कार्य करता है, अनुमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, रक्त में आयरन की कमी से कौन से होने वाला रोग है? तो रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, वह कौन सा रोग है? मधुमेह। मधुमेह बीमारी होता है जब हमारे शरीर में लोहा की कमी होती है तो। अगला प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन क्या है इनका राइट आंसर? बी, सिनेप्स। ऑप्शन नंबर बी, सिनेप्स। सिनेप्स कहते हैं दो तंत्रिकाओं कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इनका राइट आंसर हो जाएगा मधुमेह। क्या है राइट आंसर? मधुमेह। ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है। प्रश्न है 8 नंबर, ग्वाइटर के या घेंघा पनपता है। घेंघा रोग जो होता है किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन नमक की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से। राइट आंसर हो जाएगा इनका बी। अगला प्रश्न है, पन्स मेडुला अनुमस्तिष्क। पन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क है, तो ये कौन सा है? मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है। किस मस्तिष्क का हिस्सा है? तो मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है। कौन है? तो पन्स मेडुला अनुमस्तिष्क, ये मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है।
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इनका। अगला प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में कौन सी पोषण की विधि है? तो मृतजीवी है। क्या है? राइट आंसर हो जाएगा बी, मृतजीवी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। प्रश्न है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है तो कैसा होता है? हरा, नीला, लाल, सफ़ेद। कैसा होता है? हरा होता है। हरा के होने के कारण ही इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव हो पाती है, इसीलिए क्लोरोफिल वर्णक के ही उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण संभव है, अन्यथा संभव नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? डेंगू मच्छर जो है उत्पन्न होते हैं किस तरह के जल में? तो शुद्ध जल में होते हैं। कहाँ होते हैं? शुद्ध जल में, यानी साफ जल में होते हैं। अगला प्रश्न है, क्या निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रियाएं नहीं है? क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रियाएं नहीं है? पहले हम समझेंगे अनैच्छिक और ऐच्छिक क्रियाएं क्या है। इसमें है वनम, वमन, चबाना, लार आना, हृदय का धड़कना। तो अनैच्छिक क्रिया ऐसा क्रिया को हम लोग कहते हैं ऐच्छिक और अनैच्छिक। ये क्या है? चबाना। मेरा मन होगा किसी चीज़ को चबाएंगे या मन होगा तो नहीं चबाएंगे, इसीलिए इनको बोला जाता है अनैच्छिक क्रिया है। ये लार आना, हम मेरे मुंह में जो लार आता है किसी चीज़ को देख के तो अपने मन से नहीं आता है, वो हमारा एक प्रोसेस है जो किसी चीज़ को देखने के उपरांत हमारे मुंह में लार आ जाता है। ये हो गया, इस क्रिया को बोलते हैं हम लोग अनैच्छिक क्रिया। क्या? वनम, ये भी हृदय का धड़कना। हृदय किसी चीज़ को होता है किसी मजबूरी में या इमरजेंसी में हम लोग का हृदय धड़कता है, ये भी है। ये तीनों से भिन्न क्या है इसमें? चबाना। प्रश्न को फिर से समझिए। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रियाएं नहीं है? तो कौन सा अनैच्छिक क्रिया हो जाएगा? नहीं है तो चबाना। चबाना कैसा क्रिया है? ऐच्छिक क्रिया है। बाद में कि ये सभी कैसा क्रिया है? अनैच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक क्रियाएं कहने का उद्देश्य हुआ, कहने का मतलब हुआ जो क्रियाएं हमारी मन से नहीं होता है उस क्रिया को हम लोग बोलते हैं अनैच्छिक क्रिया। जैसे आँख का पलक झपकते रहता है, वो हमारे मन से नहीं होता है, एक वो प्रोसेस है, वो जब मन हो वो अपना झपक लेता है। जैसे वनम, जैसे शर्मिंदा आना, वही हुआ। लार आना, हमारे मुंह में किसी चीज़ को देखते हैं लार आ जाता है, ये हमारे मन से नहीं आता है, ये एक ग्रंथि है उसकी वजह से आता है। ऐसी क्रियाएं को हम लोग कैसी क्रियाएं बोलेंगे? अनैच्छिक क्रियाएं बोलेंगे। हृदय का धड़कना, हम लोग इमरजेंसी में हृदय धड़कता है या किसी जल्दीबाजी में, तो ये अप्रूपी हो जाता है वो सिचुएशन आने पर। ऐसी क्रियाएं क्या है? अनैच्छिक क्रियाएं हैं। ये सभी क्रियाएं हमारे मन से नहीं होती है, ऐसी क्रियाएं हम लोग अनैच्छिक क्रियाएं होती है। हम लोग चबा रहे हैं तो किसी चीज़ को अपने मन से चबा रहे हैं तो ऐसी क्रिया को बोलेंगे ऐच्छिक क्रियाएं। अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? ऑक्सीन, जिबरेलिन्स, एथिलीन, सेटोकाइनिन। तो ऑप्शन नंबर इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एथिलीन। ऑप्शन नंबर सी एथिलीन हो जाएगा। एथिलीन हम लोग क्या करते हैं? फल पकाने के काम में आते हैं। बच्चा अब अक्सर गाँव घर में या कहीं मार्केट में यूज करता है कौन सा? एथिलीन। ये किस काम में आता है? तो फल पकाने का, मतलब केला सब पकाने में कौन सा हम लोग लाते हैं? एथिलीन लाते हैं। एथिलीन की मदद से हम लोग किसी प्रकार के फल को, कच्चा फल को पकाने में काम आते हैं या काम में लाते हैं एथिलीन को ही। ये एक प्रकार की हार्मोन है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन की गति को नियंत्रित करता है? वह मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति को नियंत्रित करता है? इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेडुला। मेडुला क्या है? यही क्या है? मस्तिष्क का भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति के मस्तिष्क को नियंत्रित करता है। कौन करता है? तो मेडुला करता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है तो कौन सा डायलिसिस थैली? नेफ्रॉन। क्या? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, नेफ्रॉन। ये है डायलिसिस थैली। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या है? वृद्धि रोधक है। वृद्धि रोधक है। एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? तो वृद्धि रोधक है। अगला है, बीज रहित पौधों के उत्पादक में सहायक होते हैं। बीज रहित पौधे के उत्पादक में सहायक होते हैं। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑक्सीन एवं जिबेरेलिन्स दोनों, कौन? ऑक्सीन एवं जिबेरेलिन्स दोनों प्रकार के हार्मोन क्या है? पौधे रहित उत्पादक में सहायक होते हैं। ऑक्सीन एवं जिबेरेलिन्स दोनों प्रकार, ऑप्शन नंबर डी जो कि राइट आंसर होगा। क्या है? बीज रहित पौधे के उत्पादक एवं हृदय में सहायक होते हैं, तो क्या होगा इनका राइट आंसर? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हार्मोन सार्वित होता है। अगला प्रश्न है हार्मोन सार्वित होता है, हार्मोन सार्वित होता है, तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतःस्रावी ग्रंथि से। कहाँ से होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है हार्मोन सार्वित। अगला प्रश्न है 20 नंबर। अगला प्रश्न है हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता है? प्रश्न है हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता है, तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मस्तिष्क। मस्तिष्क कहाँ नहीं पाया जाता है? तो हाइड्रा में नहीं पाया जाता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला है प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो कहाँ बनता है? मेरुरज्जु में, राइट आंसर उनका ए हो जाएगा, मेरुरज्जु में बनते हैं। अगला प्रश्न है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कौन बनाते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कौन बनाते हैं? इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो कौन बनाते हैं? मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिल के बनाते हैं तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। प्रश्न है कौन बनाते हैं? तो कौन बनाते हैं? मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों मिल के बनाते हैं तंत्रिका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न है मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है? प्रश्न है मेरुरज्जु की रक्षा कौन करती है? तो कौन करता है? इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केशुरक दंड, केशेरुक दंड, केशुरुक दंड। और राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इनका। मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है? केशेरुक दंड, केशेरुक दंड। अगला प्रश्न है मस्तिष्क उत्तरदायी है। प्रश्न है मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, इनमें से सभी। तो ये मस्तिष्क जो है किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो सभी चीज़ के लिए, हृदय स्पंदन के लिए भी, शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी और सोचने के लिए भी। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, ये मस्तिष्क उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? कौन सा है? साइटोकाइनिन क्या है? पादप हार्मोन है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित बोल रहा है प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? तो कौन सा है? साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर डी जो कि एक पादप हार्मोन है। अगला प्रश्न है क्या हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है? हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है, तो इनका 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी तंत्रिका एवं रसायन दोनों के द्वारा। प्रश्न है हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है, तो किनके द्वारा होता है? तंत्रिका एवं रसायन दोनों के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है एडीएच हार्मोन कौन सा स्रावित करता है? एडीएच हार्मोन कौन सा स्रावित करता है? तो कौन सा करता है? इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 का राइट आंसर क्या है? पीयूष। कौन करता है? पीयूष। अब एडीएच का कार्य क्या है? यह हमारे शरीर में वाटर को कंट्रोल करता है, यानी पानी को कंट्रोल करता है ये पीयूष। एडीएच इनको कहते हैं, या अब इनका नाम एडीपी भी कहते हैं। एडीएच बोले या एडीपी कहीं लिखा रहता है, या एडीएच भी लिखा रहता है। इनका कार्य है हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में पानी को कंट्रोल करना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है? इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। देखिए मिठाई देखकर मुंह में पानी आना, छींक का आना, आँखों का झपकना, ये सभी क्रियाएं क्या है? प्रतिवर्ती क्रियाएं का उदाहरण है। ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। यहाँ सभी देखिए सभी ऑप्शन एक जैसा ही है। मिठाई देखकर स्वतः हमारे मुंह में पानी आ जाता है, छींक आने से अपने मन से नहीं आता है, आप भी कभी आ जाता है। आँखों का झपकना, आँखों का झपकना हमारे मन से नहीं होता, ये कभी भी अब आँख झपलाता है और झपकता है अपने मन से, इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। प्रश्न क्या था? निम्नलिखित में कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया है? तो प्रतिवर्ती क्रिया का एग्जाम्पल क्या था? मिठाई देकर मुंह में पानी आना, छींक आना, आँखों का झपकना, ये सब क्रियाएं कैसी है? तो ये सभी प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में मादा ग्रंथि किसे कहते हैं? निम्नलिखित में मादा ग्रंथि किसे कहते हैं? तो मादा ग्रंथि हम लोग किसे कहते हैं? अंडाशय को। अंडाशय वाले भाग को क्या कहते हैं? मादा ग्रंथि कहते हैं। स्त्री में पाई जाती है, इसीलिए मादा ग्रंथि इनको बोला जाता है, अंडाशय को। अगला प्रश्न है कोशिका विभाजन एवं कोशिका
दीर्घन द्वारा तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन है। कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन द्वारा तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन है। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सिन या जिबरेलिन्स या साइटोकाइनिन, ये सभी पाए जाते हैं पौधे के कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन द्वारा तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन, ये सभी है। कौन सा है? तो ऑक्सिन भी करता है, जिबरेलिन्स भी करता है, साइटोकाइनिन भी करता है। ये इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी इनका हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर, जब पौधे पर प्रकाश पड़ता है तो ऑक्सीजन का विसरण प्रहर के किस भाग की ओर होता है? प्रश्न है, जब पौधे पर प्रकाश पड़ता है तो ऑक्सीजन का विसरण प्रवाह के किस भाग की ओर होता है? तो राइट आंसर इनका क्या हो जाएगा? छाया वाले भाग की ओर, प्रकाश वाले भाग की ओर, संदर्भ शीर्ष की ओर, इनमें सभी ओर। तो क्या हो जाएगा? छाया वाले भाग की ओर। कहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? छाया वाले भाग की ओर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है? थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है? इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन का। आयोडीन का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में ऑक्सीजन अति आयोडीन का उपस्थिति होना। अगला प्रश्न है उच्च स्तरीय जंतुओं में तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। उच्च स्तरीय जंतुओं में तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। किनका होता है? मस्तिष्क द्वारा, मेरुरज्जु द्वारा, विभिन्न प्रकार के तंत्रिकाओं द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा। क्या है इनका राइट आंसर? इनमें से सभी के द्वारा। उच्च स्तरीय जंतुओं में तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। इनमें से सभी के द्वारा है। मस्तिष्क के द्वारा भी होता है, मेरुरज्जु के द्वारा भी होता है, विभिन्न प्रकार के तंत्रिकाओं तंत्र के द्वारा भी होता है। इसीलिए इनका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण निम्नलिखित में किस अंतःस्रावी ग्रंथि होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा होता है। प्रश्न है, रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण निम्नलिखित में किस अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा होता है? तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पैराथायरॉइड द्वारा। किनके द्वारा होता है? पैराथायरॉइड द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो कि राइट आंसर इनका होगा, पैराथायरॉइड ग्रंथि द्वारा। अगला प्रश्न है पौधे में समनव्य होता है। किनके द्वारा होता है पौधे में समनव्य? इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रासायनिक विधि द्वारा। किसके द्वारा होता है? तो रासायनिक विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इनका हो जाएगा, रासायनिक विधि द्वारा। अगला प्रश्न है, जैविक क्रियाओं के बीच समुचित समायोजन हेतु तंत्रों का एक साझा कार्य करना कहलाता है। जैविक क्रियाओं के बीच समुचित समायोजन हेतु तंत्रों का एक साझा कार्य करना कहलाता है। तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? समनव्य। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निश्चल कणिकाएं पाई जाती है नेफ्रॉन में, न्यूरॉन में, न्यूक्लियस में या नोवॉक्स में। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 37 का न्यूरॉन में। कहाँ पाया जाता है? तो न्यूरॉन में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इनका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 38 का ए चेतना। क्या है? मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? तो चेतना के रूप में होती है। अगला प्रश्न है विल्सन द्वारा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, विल्सन द्वारा सार्वित हार्मोन को कहते हैं। विल्सन द्वारा सार्वित हार्मोन को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन। ये क्या है? विल्सन द्वारा सार्वित हार्मोन होता है, इनका नाम ही है टेस्टो हार्मोन। क्या कार्य करता है? तो ये हम अति पुरुष में क्या करता है? तो ये स्पर्म बनाने का कार्य करता है, टेस्टो हार्मोन के द्वारा ही। यही है विल्सन द्वारा ये सार्वित होता है। विल्सन द्वारा ही ये क्या होता है? बाहर निकलता है। अगला प्रश्न है 40 नंबर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित फाइटोहार्मोन्स में किस फल पकाने वाला हार्मोन कहा जाता है? निम्नलिखित में फाइटोहार्मोन्स में किस फल पकाने वाला हार्मोन कहा जाता है? एथिलीन को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? एथिलीन जो है हार्मोन, ये फल पकाने में कहा जाता है। अगला प्रश्न है, न्यूरॉन के किस भाग में संवेदना का विद्युत आवेश में परिवर्तित होता है, यानी परिवर्तित होता है? तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 41 का
तो किस भाग में होता है? साइटोन में। किस में होता है? साइटोन में। राइट आंसर इनका ए हो जाएगा। न्यूरॉन के किस भाग में संवेदनाओं का विद्युत आवेश में परिवर्तन हो जाता है? तो किस में हो जाता है? साइटोन में हो जाता है। अगला प्रश्न है 42 नंबर का, कलियों की वृद्धि और बीजों के अंकुरण को रोकने वाला हार्मोन है। कलियों की वृद्धि और बीजों के अंकुरण को रोकने वाला हार्मोन है, तो कौन सा हार्मोन से ये रुक जाता है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा एबेसिक एसिड। एबेसिक एसिड आप लोग देखते होंगे किसी पेड़ या पौधे में जब उसमें फल होता है या कलियां होती है तो कलियां उससे बढ़ने नहीं लगता है, तो नहीं बढ़ना, वहीं रुक जाता है, थोड़ा बढ़ गया उसके बाद रुक जाता है, नहीं वृद्धि होता है उसमें, उस कलियों में। वो किस वजह से होता है? तो यही एबेसिक एसिड की वजह से। यही एक हार्मोन है जो कि उसको रखता है। या कोई देखते होंगे हम लोग बीज को बोते हैं या रोपते हैं तो उसमें क्या होता है? उस पर अंकुरित नहीं हो पाता है, वे पौधे या वृक्ष बनने लायक नहीं बन पाता है। तो वह किस का वजह से, किस हार्मोन की वजह से नहीं हो पाता है? तो यही एबेसिक एसिड हार्मोन की वजह से क्या करता है, उसमें वह बीज अंकुरित नहीं हो पाता है या कोई कलियाँ आगे जितना बढ़ा है उससे आगे नहीं बढ़ पाता है, रुक जाता है, यही एबेसिक एसिड की वजह से ही। चलिए अगला प्रश्न है 43 नंबर, अंडो उत्सर्जन का कारण है। अंडो उत्सर्ग का कारण है। अंडो उत्सर्ग का कारण क्या है? 43 नंबर। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 43 का सी, FSH। क्या है? FSH। FSH का क्या कार्य है? ये FSH का अंडो उत्सर्जन का कारण है। क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इनका? सी, ये अंडो उत्सर्ग का कारण है, FSH। ये राइट आंसर क्या हो जाएगा इनका? सी। इनका फुल फॉर्म होता है FSH का फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन्स। क्या होता है? फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन्स। इनका कार्य होता है स्त्री में, जब महिलाएं जब बच्चे जन्म देती है उनके बाद बच्चे माँ आती है, उस माँ बनती है, तो माँ में जो दूध बनती है इसी हार्मोन की वजह से उस माँ के स्तन में दूध बन पाती है, इसी हार्मोन के, इसीलिए इनका नाम है FSH, फॉलिक स्टिम्युलेटिंग हार्मोन्स। ऑप्शन नंबर सी यही है। अंडोत्सर्ग के कारण क्या है? तो FSH ये एक हार्मोन है जो कि माँ बनने के बाद वो उसमें जो दूध निकलता है बच्चे के लिए, तो वही FSH हार्मोन की वजह से बनता है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है तो कौन सा है? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि। क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि, ये सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। हम लोग आज बायोलॉजी के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का 44 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग देखें, जो कि सभी प्रकार के एग्जामों में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आपका 10th का ये लेवल का ये है, समझिए। ये 10th के बोर्ड में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 10th के बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। ऑब्जेक्टिव है MCQ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र होगा सभी प्रकार के एग्जामों के लिए। तो मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगला नेक्स्ट टॉपिक पे लेकर आएंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें, शेयर करें, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम भी मोटिवेटिव होकर आपके सामने अच्छे से अच्छे कंटेंट लेकर और अगला वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करें। धन्यवाद। यहीं तक आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं।